कॉन्सेप्ट ऑफ गुड क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ गुड क्या होता है, शुभ की अवधारणा क्या होती है, अच्छाई की अवधारणा क्या होती है, ये भी एक एथिक्स का एक बेसिक सवाल है। और मैंने जब आपसे पहले के कॉन्सेप्ट क्या है डिस्कस किए थे, तो उन पहले के कॉन्सेप्ट के डिस्कशन में यहां पर प्रश्न 1 मैंने लिया, और प्रश्न 1 ये था कि क्या सुख के बिना आनंद प्राप्त किया जा सकता है? तो मैंने यहां पर उत्तर दिया कि हां, किया जा सकता है। इसका कारण क्या है कि सुख मनुष्य की शारीरिक स्थितियों पर क्या है, शारीरिक स्थितियों पर क्या है, निर्भर करता है। सुख के बिना आनंद प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके साथ ही यहां पर जो दूसरा यहां पर ये है प्रश्न 2 यहां पर था कि क्या जो अंतश्चेतना है, जो अंतश्चेतना है, जो अंतः प्रज्ञा है, यहां पर वह अंतः प्रज्ञा जो है, यह क्या है, उस अंतः प्रज्ञा को मनुष्य के जो आत्मवत पहलू है, मनुष्य के जो भीतर आत्मा है, वहां पर उसको क्या है, उसको अलग अलग किया जाए या न किया जाए। एक और रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि श्रीमान जी, जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर लिखवाते हैं तो बीच में दूसरे स्टूडेंट का क्वेश्चन उसमें ना बताएं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। तो शेखर जी, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें, थोड़ा आप जो है कंफ्यूज न हो, आप क्लास की जिम्मेदारी न लें। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं आगे आपको क्लास में कंटिन्यू रखूं कि न रखूं, क्योंकि आते ही आपने सजेशन शुरू कर दिया। आते ही कल आप मेंटली एब्सेंट थे और मेंटली एब्सेंट होकर आप सवाल पूछे जा रहे थे। तो आप कृपया खामोशी से क्लास करें, और अगर आपको क्लास ठीक लगता है तो करें, नहीं तो आपकी इच्छा है। और मैं आप जैसे स्टूडेंट को बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं पढ़ाना चाहता हूं कि मैं शुरू से आपका ओरिएंटेशन एक देख रहा हूं कि आप क्या है कि आप आते ही क्या है, आप सजेशन देने लगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कल जो मैंने आपको बातें बताई वो सबक याद है आपको? जरा सुख और आनंद में लिखकर मुझे 3 अंतर आप बताइए, कॉपी बंद करिए और अंतर बताइए। इसलिए जो है आप ज्यादा जो है होशियार बनने के बजाय समझदारी से खामोशी से क्लास करेंगे तो आपकी क्लास हो पाएगी। नहीं तो मैं प्रबंधन से कह के आपको सीधे सीधे मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहूंगा, और आपके लिए मैं और भी बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि टीचर से बात कैसे की जाती है। श्रीमान शब्द जो है वो कब प्रयोग करते हैं? जब किसी व्यक्ति से आप औपचारिक रूप से कोई परिचय नहीं होता है तब प्रयोग करते हैं। तो आप कृपया अपना सजेशन अपने पास रखें और आपको आगे खामोशी से केवल क्लास करना, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूं कि आपकी गतिविधियां जो हैं नितांत हास्यास्पद हैं। आप एक तो क्लास में एब्सेंट रहते हैं, आपका दिमाग, आपकी खोपड़ी लगती नहीं है, और उसके बाद आप क्या है, आते ही आपने सजेशंस क्या दे दिए। भाई क्या सोचकर तुम आईएएस के टीचर को गाइड करने की औकात तुम में आ गई? क्या सोच रहे हो तुम? तुम जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होगे उस स्टेट में अपने पढ़ाए हुए आईएएस, डीआईजी और कमिश्नर लेवल पे बच्चे पहुंच गए। तो फालतू का जो है यहां पर सजेशन अपने पास रखो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो आराम से क्या है क्लास से दूर रहो, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये आपका आते ही कोई टॉपिक पर बात नहीं, कुछ नहीं, आपने आते ही क्या है श्रीमान जी। श्रीमान जी क्या होता है? और इसके साथ ही क्या है कि आपको बहुत ज्यादा ये है, आपके क्वेश्चंस अगर बीच में लूं तो आपको दिक्कत नहीं है, दूसरे के क्वेश्चंस बीच में ले लूं तो दिक्कत है। ठीक है, तो आप काइंडली जो है, मुझे दूसरे टीचर की तरह मत समझिएगा, मुझे सबको हैंडल करने आता है, ठीक है ना। मुझे दूसरे टीचर की तरह समझने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत खामोशी से क्लास करना है और टू द पॉइंट रहना है। मैं आपको बता रहा हूं, ये लास्ट आपको वार्निंग दे रहा हूं, अदरवाइज आपकी क्लास में एंट्री नहीं होगी। मैं आपको ये बता रहा हूं, हमें आप जैसे लोगों को पढ़ाने का खूब अनुभव है,
मैं कल से ही देख रहा हूं, चावल के एक बोरे से चावल निकाल कर देखा जाता है कि आपने यहां पर क्या है, आते ही जो है सजेशन देना स्टार्ट कर दिया। कंफ्यूजन आपको हो रहा, यू आर स्टेट ऑफ इन द कॉन्फिडेंस ऑफ, ये आप इसमें हैं, कंफ्यूज माइंड में हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने किन बच्चों को पढ़ाया है? आपको इस बात का आइडिया है? हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस कमिश्नर और कहां कहां पर हैं, तो तुम यार कोई चीज ग्रहण करने के बजाय आ रहे हो मुझे सजेशन देने। क्लास की शुरुआत में तुमने सजेशन देना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कल से ये देख रहा हूं कि समानता क्या है, आपको बेसिक चीज पता है नहीं, आ गए आप पूछ सजेशन देने के लिए, फालतू का जो है। तो यहां पर इसलिए जो है, और ये सभी बच्चों को मैं ये कह रहा हूं, सभी बच्चों को कह रहा हूं कि बहुत खामोशी से टू द पॉइंट होकर क्लास करिए, ठीक है, टू द पॉइंट होकर क्लास करिए। ये आपके संदर्भ में ये होगा, ये कोई मजबूरी नहीं हम लोगों की पढ़ाना, इस बात को समझ लो। ये कोई मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी होगी, आपको पास करना है तो हमसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर इसलिए जो है ये मैं आगे के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को क्या है डिस्कस करने जा रहा हूं, और इसके साथ ही आपको यहां पर जो भी चीजें सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को क्या है आप यहां पर क्या है बहुत आराम से प्रश्न पूछ सकते, जितनी बार आप पूछेंगे बताएंगे। लेकिन जो है फालतू का क्लास का मॉनिटर बनने की कोशिश करोगे ना, तो 1 मिनट नहीं लगेगा, बाहर कर दिए जाओगे। क्लास की मॉनिटरी जो है ना, ये सब जो है आता जाता कुछ नहीं बनोगे, क्लास के मॉनिटर सजेशन देने आ जाओगे कि ऐसे कर लो जी, ऐसे कर लो जी। तुम सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, सबसे ज्यादा तुम डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो। बोर्ड पर लिखी गई चीज तुम्हें समझ में नहीं आती है। तो इसलिए यहां पर यह बात आप ध्यान में रखिए कि इसके यहां पर ये सबसे जो बड़ी बात है कि हम लोगों को 15-16 साल का तजुर्बा है, तो इस बात को भी पहचानते हैं कि कहां पर क्या है ये है। तो अब यहां पर आपको क्या है कि मैंने आपसे एक बताया कि सुख के बिना आनंद प्राप्त किया जा सकता है, हां किया जा सकता है। और दूसरा यहां पर जो प्रश्न था वह प्रश्न ये था कि इंट्यूशन जो है, अंतः प्रज्ञा जो है, या अंतश्चेतना जो है, जो अंतश्चेतना है, उस अंतः प्रज्ञा या अंतश्चेतना और व्यक्ति के सोल या आत्मा के बीच में कोई रिलेशन होता है, क्या होता है? इसलिए यहां आप ये पाएंगे कि भारतीय परंपरा में इसमें क्या है एक रिलेशन माना जाता है। अंतश्चेतना जो है यहां पर अंतश्चेतना में, और इसके साथ ही व्यक्ति के सोल में, व्यक्ति के इनर सबस्टेंस में, या हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर शरीर से, मन से, बुद्धि से, उसकी अंतः प्रज्ञा से, उस अंतः प्रज्ञा से क्या है एक भिन्न जो है वह एक आत्म तत्व होता है, लेकिन उसे उस अंतः प्रज्ञा का आधार माना जाता है। बहुत से विचारक ऐसे भी हैं जो व्यक्ति के अंतः प्रज्ञा या व्यक्ति के अंतश्चेतना, व्यक्ति के अंतः प्रज्ञा या व्यक्ति की जो अंतश्चेतना है उसका कोई और दूसरा आधार नहीं मानते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में ज्यादातर जो थिंकर्स हैं, चूंकि वे आत्मा को, बौद्ध परंपरा और चारवाकों को छोड़कर भारत में जितने भी फिलॉसफिकल स्कूल हैं, वो मनुष्य की व्याख्या करने में आत्मा को क्या है यहां पर आत्मा को क्या है स्वीकार करते हैं। इसलिए वे अंतः प्रज्ञा या अंतश्चेतना की व्याख्या को क्या है, अंतश्चेतना की व्याख्या आत्मा के आधार पर क्या है करते हैं। तो इसलिए यहां पर ये दोनों जो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हुआ। फिर हम लोग यहां पर आते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गुड क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ गुड क्या होता है, शुभ की अवधारणा क्या होती है, अच्छाई की अवधारणा क्या होती है। ये भी एक एथिक्स का एक बेसिक सवाल है। और मैंने जब आपसे पहले के कॉन्सेप्ट क्या है डिस्कस किए थे, तो उन पहले के कॉन्सेप्ट के डिस्कशन में जो डिस्कशन है
उसमें अच्छाई की जो धारणा है, जो अच्छाई की धारणा और सही की धारणा के बीच में अंतर बताया था। मैंने आपसे बताया था कि नीतिशास्त्र में जब हम किसी भी मनुष्य के गुणों का, किसी भी मनुष्य के विशेषताओं का मूल्यांकन करते हैं तो वहां पर हम अच्छा बुरा शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वो यहां पर क्या है कि जब हम किसी मनुष्य के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, जब हम किसी मनुष्य के एक्ट का मूल्यांकन करते हैं, तो कार्यों का मूल्यांकन करने में सही और गलत की धारणा को क्या है प्रतिपादित करते हैं, या सही और गलत की जो धारणा है उस धारणा को क्या है हम लगाते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ जो गुड है, उस गुड के संदर्भ में सबसे बड़ी बात है कि नीतिशास्त्र के ये सबसे मौलिक प्रश्नों में से एक है। बहुत सरल रूप में अगर कहा जाए तो नीतिशास्त्र में दो प्रश्न उठाए जाते हैं। एक प्रश्न ये उठाया जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, नीतिशास्त्र में एक प्रश्न ये उठाया जाता है, और दूसरा प्रश्न नीतिशास्त्र में ये उठाया जाता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही है। ये दो प्रश्न, दो तरह के प्रश्न क्या उठाए जाते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, जब हम कहते हैं कि मेरे लिए क्या शुभ है, तो हम व्यक्ति के जो उद्देश्य होते हैं, व्यक्ति के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन उद्देश्यों की क्या है, उन उद्देश्यों को आधार बनाते हैं। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि हम सभी ये तो प्रयोग करते हैं कि अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन अच्छाई और बुराई की जो धारणाएं होती हैं, वो धारणाएं क्या होती हैं, वह एक नहीं होती। अच्छाई और धारणाएं, बुराई की जो धारणाएं होती हैं, वो धारणाएं भी अनेक हो सकती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छाई की कोई एक संकल्पना नहीं है। और इसीलिए कई बार लोगों को ये लगता है कि जो एथिक्स है, वह एथिक्स क्या है, एक सब्जेक्टिव विषय है। क्यों सब्जेक्टिव है? क्योंकि एक व्यक्ति अच्छाई की एक धारणा को स्वीकार करके किसी चीज को अच्छा कह रहा है, दूसरा व्यक्ति अच्छाई की दूसरी जो धारणा है, यहां दूसरी जो धारणा है, वह दूसरी धारणा को स्वीकार करके वह क्या उसी चीज को अच्छा नहीं कह रहा है। तो इससे कई बार जो एथिक्स को अच्छे तरह से नहीं पढ़े होते हैं, जब वे मोरल जजमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और एक डिफरेंस पाते हैं, तो उनको लगता है कि इसमें सब्जेक्टिविटी है। तो पहली बात तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि नीतिशास्त्र जो है वह एक सब्जेक्टिव विषय नहीं है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि नीतिशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में कंसीडर किया जाता है। कोई विषय सब्जेक्टिव तब होता है जब उसमें व्यक्ति की भावनाएं, संवेगों, इनके अनुसार चीजें निर्धारित की जाती हैं। नीतिशास्त्र में ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि नीतिशास्त्र का जो विश्लेषण करने वाले या नैतिकता पर जो लोग बहुत गहन विचार मंथन करने वाले हैं, वो इस बात को क्या है, यहां पर वह इस बात को क्या है कहते हैं कि दरअसल नीतिशास्त्र में क्या है, सार्वभौमिकता जो है, सार्वभौमिकता की प्रवृत्ति क्या होती है। नीतिशास्त्र जो होता है उसमें एक सार्वभौमिकता जो होती है, वह सार्वभौमिकता होती है, नैतिक कथन जो होते हैं वो सभी परिस्थितियों में, सभी व्यक्तियों में, सभी स्थानों पर क्या है लागू होते हैं। तो यहां आप ये पाएंगे कि इस तरह से नीतिशास्त्र के संदर्भ में, जो नीतिशास्त्र है, उस नीतिशास्त्र के संदर्भ में जो एक कई बार एक गलतफहमी वाली बात हमारे मन में आती है कि सब्जेक्टिव है, दरअसल ये सब्जेक्टिव नहीं है। इसके सब्जेक्टिविटी का अपीयरेंस होने का रीजन दरअसल ये है कि इसमें किसी एक विषय के बारे में
मूल्यांकन के बारे में अलग अलग कसौटियां अपनाई जा सकती हैं। तो अब एक तो यहां पर यह है कि जब हम लोग शुभ की बात करते हैं तो यहां पर एक है कि शुभ जो है वह क्या है, एक मूल्य है, एक वैल्यू है। गुड इज, ये क्या है, गुड क्या है, एक वैल्यू है, एक मूल्य है। मूल्य जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मूल्य जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि वो अल्टीमेट वैल्यू हैं, वो अंतिम मूल्य हैं, वे सुपीरियर वैल्यू हैं, उनके बाद कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिसको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि अच्छाई एक मूल्य है और मूल्य हमारे भीतर उन टिकाऊ विश्वासों को कहते हैं जिनके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं, तो ये किस प्रकार का मूल्य है। क्योंकि जब हम कोई चीज कहते हैं कि ये वैल्यू है, ये क्या है, वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी वैल्यू जो होता है वो इवैल्यूएशन के फंक्शन के लिए ही होता है, वो इवैल्यूएट करने के लिए होता है। तो इसका मतलब यह है कि शुभ है या जो अच्छाई है वह अच्छाई क्या है, शुभ या अच्छाई जो है वह भी क्या है, एक इवैल्यूएशन के पहलू के लिए क्या है, होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मूल्य भी क्या होते हैं, दो तरह के माने जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ये क्या है, अल्टीमेट वैल्यू है, अल्टीमेट वैल्यू है, या हम लोग कई बार कहते हैं कि ये साध्य मूल्य है, यह अंतिम मूल्य है। और इसके साथ ही कई बार हम मूल्य के संदर्भ में ये कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। इंस्ट्रूमेंटल जो है वह क्या है, वैल्यू है। तो एक हुआ अल्टीमेट वैल्यू, दूसरा हुआ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है इसको क्या कहते हैं, इसको साधन परक मूल्य भी कहते हैं, इसको साधन परक मूल्य कहते हैं और इसको कहते हैं साध्य मूल्य। अब यहां पर इनको भी समझें आप कि अल्टीमेट वैल्यू क्या है। कुछ चीजें अपने लिए होती हैं, कुछ चीजें अपने आप में ही लक्ष्य होती हैं और कुछ चीजें दूसरे के लिए होती हैं। तो अल्टीमेट वैल्यू या साध्य मूल्य उनको कहते हैं जो क्या है, किसी दूसरी चीज को इवेल्युएट करने के लिए नहीं होते, वो अपने आप में मूल्यवान होते हैं। इसका मतलब यह है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम किन्हीं दूसरी चीजों के लिए नहीं चाहते। जैसे कि पैसा कभी भी अल्टीमेट वैल्यू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पैसा जो है उससे हम कोई चीज खरीदते हैं। पैसा अपने आप में अंतिम रूप से मूल्यवान चीज नहीं है। पैसा दरअसल एक साधन मूल्य है। पैसे से हम कई बार सुख हासिल करने की कोशिश करते हैं। बीमार होने पर हम पैसे से दवाई खरीद कर ले आते हैं, तो हम स्वास्थ्य अपना बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आपदा आने पर जब हमारी जीविका या आजीविका, रोजगार या जीविका छिन जाती है, तो हम उस पैसे से अपने सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। तो लिवलीहुड के बगैर भी हम कुछ दिनों तक उसके आधार पर जी पाते हैं। तो आप देखेंगे कि पैसा हमेशा किसी न किसी दूसरी चीज को इंश्योर करता है। तो हमारे दैनिक जीवन में ऐसी सभी चीजें जो किसी दूसरे चीज के लिए हो, वह साधन मूल्य है।